we will continue. Basically, what we have been discussing here is, सर हाँ बताइए सर डाउट था हाँ बताइए सर एक ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ये मतलब समझ नहीं आई थी, ये इसको क्या बताओ। सर इसमें था वी कैन आल्सो इमेजिन अ मैकेनिज्म where the ends of the cylinder are supplied with fresh charge to make up for any charge neutralized by electron moving inside the conductor. सर यहाँ पे fresh charge का मतलब हेलो हाँ बताओ, फिर से बताओ। हाँ टेल मी। सर we can also imagine a mechanism where the ends of the cylinder are supplied with fresh charges to make up for any charges neutralized by electron moving inside the conductor. सर इसमें फ्रेश चार्जेस का मतलब समझ नहीं आया था। फ्रेश चार्जेस का मतलब ये कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, ये सर्किट के अंदर ये ज्वाइंट है, कंडक्टर कैसे आइसोलेटेड कंडक्टर है, कंडक्टर कैसे है, मतलब कंडक्टर एक लूप का पार्ट है क्या? हाँ, तो ये कह रहा है कि मान लो अगर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम देंगे, मान लो यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, तो उसे करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाएगा। यस सर। नहीं, मान लो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, तो एक फ्लो का कंटिन्यूएशन क्रिएट हो जाएगा ना। जी सर। हाँ यही कह रहे हो, ठीक है। यस। हाँ, और इसमें एक और बात भी है कि जैसे यहाँ भी सरफेस होगा ना, वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट हो सकता है एट द इंटरफेस या सरफेस, वहां पे चार्ज एक्यूमुलेट रह जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यूजुअली कंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे कुछ चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं, यहाँ कुछ चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं। जैसे दो कंडक्टर का यूनियन अगर होता है, वहां पे भी चार्ज एक्यूमुलेटेड होते हैं। बाकी जो चार्जेस होते हैं वो अंदर के स्पेस में नेट फील्ड जीरो होता है, तो ऐसे घूमता चला जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस। ठीक है, तो अब मैं चलो उस पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ जो मैंने क्या कहा था तुम्हें, कि हमारे पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था भाई? पहले तो हमने जो बेसिक्स करंट्स लिखाने थे उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, याद करो। एक फॉर्मूला आया था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या फॉर्मूला आया था सर आई अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, वो तो आया ही था, इसके अलावा इसमें इसमें रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में आया था ना, माइनस ऑफ हाँ ई बाय एम इनटू, हाँ, माइनस ई, कैपिटल ई बाय एम, यानी ऐसे लिख सकते थे ना, इनटू रिलैक्सेशन टाइम, ये आया था ना। यस सर। यस सर। किसी कंडक्टर के अंदर जो एवरेज वेलोसिटी, इसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जब स्टेडी स्टेट करंट सेट हो जाता है तो ये वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म हमने लिखवाया था, जे की वैल्यू लिखवाई थी। व्हाट इज जे? जे इज माइनस एन ई वी डी। इसका मतलब क्या हुआ? करंट डेंसिटी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट करंट डेंसिटी होती है, नहीं? यस सर। हाँ, यानी अब हम लोग, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे इस पूरी कहानी को ऐसा लिख सकते हैं, और वी डी खुद नेगेटिव है, यानी हम लोग इस पूरी कहानी को ऐसे लिख सकते हैं, एन इज कॉल्ड टाउ बाय एन। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आया है उसको क्या नाम दिया था हमने? अभी जो ब्रैकेट के अंदर सिग्मा, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ये किसकी इस कांस्टेंट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, सिग्मा में क्या क्या इन्वॉल्व है बताओ?
मटेरियल और टेम्परेचर, ठीक है। मतलब सिग्मा इज ए कांस्टेंट मटेरियल, कांस्टेंट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिग्मा का क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से सिग्मा घटेगा, ठीक है। और जानते हो रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा को हम क्या नाम देते हैं? सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिग्मा को क्या नाम देते हैं? कंडक्टिविटी। हाँ, और इसके रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। देखो सिग्मा और रो में बस रेसिप्रोकल का डिफरेंस है, ठीक है। उसको कंडक्टिविटी नाम देते हैं, इसको रो नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो यहां तक हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। तो ये जो जे जे इक्वल टू सिग्मा ई है, इसको ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बोला जाता है। जे क्या है? करंट डेंसिटी, जो कि वेक्टर है। ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज ऑलवेज opposite to the direction of the flow of negative charge. Velocity of negative charge opposite होती है। या you can also say कि हम लोग यूजुअली जो फ्लो ऑफ चार्ज का डायरेक्शन लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो का अपोजिट, यानी मेटल में इलेक्ट्रॉन का अपोजिट हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? तो ऑब्वियसली फील्ड के अलोंग, ठीक है जी, ये यहाँ तक टर्म आ गया, ठीक है। इसके बाद अब आता है हमारे पास व्हाट इज द करंट, ठीक है। तो अगर आपका जो क्रॉस सेक्शन है उसका नॉर्मल जे के अलोंग है, तो करंट करंट कभी भी आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे करंट इज गिवन एज व्हाट, फॉर ए सरफेस लिख लेना, फॉर ए सरफेस करंट इज गिवन एज जे डॉट ds का इंटीग्रेशन एंड इक्वल टू J into area. Yeah, current for a surface is given as what? Integral J dot ds. Okay. Is equal to J into area if J is along normal to surface. कभी J का डायरेक्शन अगर सरफेस के नॉर्मल हो जाए तो J इंटू ए भी बोल सकते हैं। क्लियर है भाई? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर में J इंटू ए ही लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं? बिकॉज जैसे ये कंडक्टर है मान लो, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया ये है मान लो, तो इस कंडक्टर के अंदर मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है भाई। तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्लो होगा वो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। तो जे का डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे होगा, तो जे ऐसे होगा। तो इस कंडक्टर में अगर मुझे पूछा जाए व्हाट इज द करंट, तो हम जे इंटू ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये इधर है और एरिया के साथ नॉर्मल है। क्लियर है? यस सर। हाँ, लेकिन अगर मान लो मैं यू एरिया ले लूं, तो क्या करंट जे इंटू ए होगा? तो वो एरिया मैंने यू ले लिया, ऐसे मान लो ये जो लेंथ है उसके साथ थीटा, लेंथ के डायरेक्शन के साथ जो इसका नॉर्मल है वो थीटा, सॉरी ये एंगल थीटा, ये थीटा नहीं, हटा दो, ये थीटा। जो नॉर्मल टू सरफेस जो है वो करंट के साथ थीटा एंगल बना है, ठीक है। इससे बताओ करंट की वैल्यू क्या आएगी? मान लो करंट जे है, करंट रेंज जे है, और ये एरिया ए डैश है। जे डैश cos थीटा। हाँ, तो क्या हो जाएगा? जे ए डैश cos थीटा। अब ध्यान से देखना, ए डैश और ए में क्या रिलेशन है भाई? अगर जैसे इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए डैश है, तो ए डैश बड़ा है कि ए बड़ा है? ए डैश। ए डैश। तो बताओ ए डैश और ए में क्या रिलेशन है? ए डैश ग्रेटर देन ए। ए डैश इक्वल टू ए बाई cos थीटा। क्या? ए डैश बड़ा है ना भाई, ये वाला एरिया ए डैश। यस सर, यस। एरिया ए डैश ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा ना, ये तो ज्यादा एरिया लेगा ना। यहाँ काटेंगे और ऐसे काटेंगे तो ये ज्यादा एरिया नहीं लेगा, ठीक है। जी सर। तो ए डैश को, तो आप ए डैश की वैल्यू अगर ए बाई cos थीटा रखते हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है मेरे पास? जे ए बाय cos थीटा। जे ए cos थीटा ही आ जाएगा ना, ए डैश तो जे ए ही आ जाएगा ना। अरे देखो ना, जे ए Yes, डैश sir. cos थीटा है, इसको इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा? जे इंटू ए नहीं आएगा? आ जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को अगर मैं एक कंडक्टर मान लूँ, यहाँ से यहाँ तक इसको अगर मैं कंडक्टर मान लूँ, ये भरे स्लैंट है ये ऐसे,
जितना करंट यहाँ एंटर करेगा उतना ही करंट तो बाहर निकलेगा नहीं से, जितना चार्ज इसमें एंटर करेगा वही चार्ज इसमें बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज बीच में तो एक्यूमुलेट नहीं होगा ना भाई। समझ में आ रही बात? तो जो करंट की वैल्यू ए डैश पे मिलेगी वही ए पे मिलेगी, करंट की वैल्यू सेम ही आएगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ए डैश का एरिया Yes. ज्यादा है और जे के अलाउ नहीं है, तो लेकिन करंट क्यों कि जो जितना भी चार्ज यहाँ से एंटर किया था, अगर मैं इसको एक बॉडी मान लूं, यहाँ से यहाँ तक पार्ट को अगर मैं एक बॉडी मान लूं, किसी भी पार्ट में कंडक्टर के स्टेडी स्टेट एक वर्ड होता है, स्टेडी स्टेट में कंडक्टर किसी भी पार्ट में चार्ज जमा नहीं होता है, यानी एक तरफ से जितना वो एंटर होता है उतनी दूसरी तरफ से वो बाहर निकलता है। ठीक है भाई, इसको यस बोलते हैं स्टेडी स्टेट। क्या बोलते हैं? Steady state. लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। When a conductor is in steady state, ये वाला जो J इक्वल टू सिग्मा ये लिखा है ना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो क्या बोलते हैं? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यहाँ लिख लेना चाहिए। दिस पार्ट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यस पूरा वेक्टर ये फॉर्म है, देख रहे हो ना? ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, लिख लो एक लाइन लिख लो यार। इन स्टेडी स्टेट in no part of conductor charge is accumulated. In steady state, in no part of conductor charge is accumulated. ठीक है, यदि किसी भी पार्ट में कंडक्टर किसी पार्ट में चार्ज जमा नहीं होता। ठीक है, ओके। यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो एक तरफ से आ रहा होगा वही दूसरी तरफ फ्लो हो जाएगा। इट मींस द वैल्यू ऑफ करंट इज सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस। ठीक है भाई, सर सेम एट it means value of current is same at all cross sections. It means value of current is same at all cross sections. आंसर ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये एक फंडामेंटल बात होगी। अब हमारे पास जानते हो जो करंट का फॉर्मूला है वो क्या है, ये आ गया। यानी अब एक नॉर्मल कंडक्टर में हम बात करें, जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें लिंक के अलोंग सिलेंडर में जैसे बात करें एक लिंक के अलोंग होकर है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है जरा देखो। किसी भी कंडक्टर में ना, जैसे ये आ गया तुम्हारा ई, ठीक है, मान लो कंडक्टर का लेंथ एल है। क्या है? एल, मतलब यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है जहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, उन दोनों पार्ट के बीच का डिस्टेंस एल है। जैसे मान लो एक यूजुअल एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का एग्जांपल है, मान लो ये एल है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे मान लो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यहाँ एक बैटरी लगा रखी है। तो बताओ ये पॉइंट इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? क्या है? V. V। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर V पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये डिस्टेंस L है, तो व्हाट इज द फील्ड हियर? फील्ड हो गया V बाई L। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करूं तो J हो गया I बाई A। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई रो इंटू V बाई L, हो गया ना भाई? यहां से क्या E बाई रो से J इक्वल टू E बाई रो को फॉलो कर रहे हैं। यस सर Yes, sir. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes. J यानी करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो J क्या है? E बाई रो है, तो 1 बाई रो इंटू V बाई L लिख सकते हैं। यस सर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ J। ठीक है, जानते हो किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं?
रो एल बाय नहीं, एक मिनट, रेजिस्टेंस जो डिफाइन होता है किसी भी कंडक्टर का आर, वो ऐसे डिफाइन होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। कैसे डिफाइन होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट? डिफिनेशन ही रेजिस्टेंस है, यानी जब वी आई ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो उसका जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई? नहीं, वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन है तो उसका स्लोप डिपेंड करेगा इस समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज व्हाट? V by I. हाँ, तो अब ये बताओ क्या फॉर्मूला बन गया इसका? जैसे इसी को कंटिन्यू करें तो वी बाय आई क्या मिल रहा है? यानी एक कंडक्टर के लिए क्या बन गया ये? रो एल बाय ए बन गया भाई? यस सर। हाँ, क्या बन गया? रो एल बाय ए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का फंडा होगा। ठीक है, रो एल बाई ए। ठीक है, तो कंडक्टर अगर यूनिफॉर्म है तो ये होगा, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो फिर इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसकी मैं कहानी बताऊंगा अभी। ये समझ आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, और स्टेडी स्टेट में अगर कोई कंडक्टर होगा तो करंट सब जगह सेम होगा, इसको हमको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। अब इसके साथ ना कुछ वेरिएशंस दिए जाते हैं, जैसे कई बार ना अलग अलग टाइप के डायग्राम देकर के चीजें आपसे पूछी जाती है, बताएंगे आप? जी। ठीक है, चलो, तुमने एक वर्ड सुना है ट्रंकेटेड कोन? जैसे Sir, कोन है, कोन का शुरू वाला पार्ट काट के हटा दिया, वर्टेक्स वाला पार्ट हटा दिया, तो कैसा डायग्राम होगा? so frustum. हाँ बिल्कुल, तो वैसा एक डायग्राम मैं बनाता हूँ। यहाँ पे ये बात क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो यही हमारा फंडामेंटल है, और यहाँ पे हमारा v इक्वल टू आई आर आ गया ना। v इक्वल टू आई आर को हम लोग क्या बोलते हैं? Ohm's law. हाँ, तो यहाँ देखो v इक्वल टू आई आर आ रहा है ना, यही ओम्स लॉ। हालांकि इस ओम्स लॉ की कहानी पे भी आने में भी अलग अलग बात है, जिसको मैं प्रॉब्लम के थ्रू तुमको समझाऊंगा, क्योंकि तुम लोग थोड़ा सा ओम्स लॉ तो जानते ही होगे, तो मैं प्रॉब्लम के थ्रू तुमको समझाऊंगा। देयर इज ए कैच इन ओम्स लॉ। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। हाँ, अब अभी जो बातें की है फंडामेंटल बातें तो यही है, अब इन्हीं को अप्लाई करते हैं मैथमेटिकली तो अलग अलग टाइप के कंडीशन बनते हैं। तो देयर इज ए ट्रंकेटेड कोन, मान लो ये ऐसा एक कंडक्टर है, तो एक सॉलिड कंडक्टर है, एक ट्रंकेटेड कोन है, समझ में आ रहा है क्या? और मैंने ऐसे बैटरी लगा दी है, दे रहे? ठीक है भाई, मैंने 2 पॉइंट मार्क किए, देखो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के करस्पॉन्डिंग में क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, समझ में आ रहा है? यस Yes, sir. ठीक है, अब बताइए पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में फील्ड कहाँ ज्यादा होगा? विच पॉइंट विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? बताइए। ट्रंकेटेड कोन को एज ए कंडक्टर यूज किया जा रहा है, बैटरी के थ्रू लगा ज्वाइन कर दिया। अच्छा, जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं ना, तो ये जो वायर है ऐसे बना देते हैं, इसका मतलब एक कैसा वायर है? ये जो ऐसे थिन वायर बनाते हैं, इसका मतलब कैसा वायर है? क्या उसका रेजिस्टेंस है कि नहीं है? नहीं, नहीं है। ठीक है, सर्किट वायर में, सर्किट डायग्राम में ये जो ऐसे वायर बनाते हैं ना, वो रेजिस्टेंसलेस होते हैं। क्या होते हैं? रेजिस्टेंसलेस। और रेजिस्टेंस को, हाँ, तो ये रेजिस्टेंसलेस वायर को रिप्रेजेंट, यानी हम ये मान के चलेंगे कि इनमें कोई रेजिस्टेंसलेस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या?
V का फॉर्मूला IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। अगर R 0 हो जाए तो IR क्या होगा, 0 होगा ना भाई। Yes. तो ये ध्यान देना कि रेजिस्टेंस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, वो हर एक पॉइंट सेम पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा, जो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा। यानी इस पूरे कंडक्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। ओके, आ रही है भाई आवाज? Yes, sir. बताइए, कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ बताइए। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बट आसान क्वेश्चन जा रहा है। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन। Se- हाँ बताओ। Second service. हैं? देवांग, सर मतलब 1 पे ज्यादा हो जाएगी फिर, क्यों? क्योंकि लॉजिक? सर फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। भाई मेरे तो फील्ड तो सब जगह राइट सेम ही डायरेक्शन में होगी। 1 पे क्या E is inversely proportional to DS था ना? है? E सर E DS Q by epsilon naught था ना, तो inversely proportional नहीं हो जाएगा। क्या क्या बोले, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ। सर गॉस थ्योरम में जो हमने किया था। तो गॉस थ्योरम कैसे लगा रहे हो, नहीं समझ आ रहा है। सर E dot DS equal to Q by epsilon naught में मतलब अरे E ई नीचे इक्वल टू, जाएगा वो तो तो चार्ज एनक्लोज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में था ना भाई, फ्लक्स में। तो इसका क्या लेना देना। चार्ज तो जो है वो तो अगर एक्यूमुलेट है कि नहीं है वो पता नहीं है। अगर एक्यूमुलेट है तो जहां भी होगा वहां होगा, बीच में थोड़ी ना, बीच में जो भी होगा उससे क्या लेना देना। या तो करंट का फ्लो हो रहा है ना भाई, यस स्टैटिक थोड़ी है ये। खैर गॉस लॉ तो यूनिवर्सल लॉ है, स्टैटिक नहीं हो तो भी लगता है, ऐसी बात नहीं। मतलब गॉस लॉ से कैसे सोच रहे हो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। गॉस लॉ से मैंने कभी आज तक सोचा नहीं, बट तुम्हारा कुछ आइडिया होगा तो पता चलेगा। तो मतलब क्या क्या सोचना चाह रहे हो गॉस लॉ से। गॉस देखो, गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ होता है कि कोई भी क्लोज सरफेस जब आप लेते हो, किसी भी क्लोज सरफेस में जो फ्लक्स होता है, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लोज सरफेस आप बना रहे हो क्या? सर मैं तो 1 और 2 को ही क्लोज सरफेस मान रहा हूँ। हाँ तो इससे तुम कैसे बोल रहे हो कि 1 पे ज्यादा हो। चार्ज एनक्लोज है क्या इसके अंदर 1 और 2 के बीच में? क्या 1 और 2 के बीच में चार्ज एनक्लोज है? सर 1 2 दोनों को ही मतलब एक क्लोज सरफेस का पार्ट नहीं मान रहा हूँ। मतलब 1 पे जो मतलब एरिया बनेगा उसको जैसे। नहीं, ये 1 पे तो एरिया कम है। यस तुम कह रहे जा रहे हो ये 1 पे फील्ड ज्यादा है यस क्योंकि 1 पे एरिया कम है। यस अच्छा, और 2 पे? फील्ड कम है, एरिया ज्यादा। और जो स्लैंट सरफेस है उन पे? देखो अगर मैं फील्ड की बात करूंगा 0 तो 1 का जो फील्ड होगा वो तो यूं होगा ना भाई। नहीं, यस तो फील्ड यस थोड़ा सा सर यूं हो जाएगा। Yes, sir. नहीं, और बीच में भी तो फील्ड होगा, यहाँ भी तो कोई फील्ड होगा।
नहीं, फिर तो ऐसे थोड़े सा हल्का सा टिल्टेड भी होगा ना भाई। नहीं, अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ यहाँ, ठीक है? इसे गॉस लॉ से मैं नहीं बता पाऊंगा, इसलिए क्योंकि देखो गॉस लॉ में तो फ्लक्स यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और हो सकता है कुछ स्लैंट सरफेस पे भी हो जाए, पता नहीं मुझे। गॉस लॉ से तो नहीं बता पाऊंगा, दूसरे तरीके से बताऊंगा। कैसे बताऊंगा देखो, ये बताओ पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग जो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे करंट मान लो आई है, क्या है, I- I1, और यहाँ I2 है मान लो। I1 I2 में क्या रिलेशन है बताओ? इक्वल। sir, greater. I नहीं, स्टेडी स्टेट है ना भाई, कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट तुमको स्टेडी स्टेट मानना है। क्या मानना है? स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, करंट हर जगह सेम होता है, यानी I1 इक्वल टू I2, समझ में आया? yes, sir. तो करंट इन कंडक्टर, स्टेडी स्टेट में करंट सब जगह सेम ही होगा, ठीक है, चाहे कंडक्टर का एरिया बढ़ रहा हो या घट रहा हो, अगर स्टेडी स्टेट है तो करंट सब जगह सेम होगा। तो अब मुझे बताओ, करंट सब जगह सेम है, तो जे की वैल्यू जो होगी, जे क्या होता है, आई बाई ए, जे क्या होता है, I- तो करंट की वैल्यू कहाँ ज्यादा होगी? 1। हाँ, J1 विल बी ग्रेटर देन J2, समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. नहीं, यस सर। Yes, sir. आ रहा है। हाँ, देखो करंट दोनों जगह सेम है, एरिया यहाँ कम है, तो जहाँ एरिया कम है वहां J ज्यादा है, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब J अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ J क्या होता है, सिग्मा ई होता है। क्या होता है J? वी हैव गॉट ए फार्मूला फॉर J, व्हाट इज दैट? सिग्मा ई। होता है ना, तो सिग्मा तो किसकी प्रॉपर्टी है, यस। मेटेरियल की। मेटेरियल तो यहाँ से यहाँ तक सेम ही है ना, ये सारा सेम ही मेटेरियल है ना भाई। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा E1 E1 ग्रेटर। ग्रेटर देन सिग्मा E2। नहीं, इसका मतलब E1 ग्रेटर देन E2। क्लियर है? आया समझ में? यस सर। Yes, हाँ, sir. अच्छा ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ ज्यादा होगी, 1 पे कि 2 पे? Which point will have greater drift velocity? 1। क्यों? E/m टाउ से। हाँ, या तुम ये बोल सकते हो कि J होता है NEVD, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है? NEVD। हाँ, तो N तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम है, जो कि मेटेरियल की प्रॉपर्टी है, मेटेरियल तो सेम ही है ना, और E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, वो तो सेम ही है, तो N और E तो सेम ही है, तो J ज्यादा है तो VD भी ज्यादा होगा, है ना? यस। ठीक है, Yes, sir. J क्या होता है, NEVD होता है ना, तो ग्रेटर J, क्योंकि मेटेरियल पूरा सेम ही है तो ये तो सेम ही हो गया सब जगह, तो J1 अगर जहाँ J ज्यादा वहां VD ज्यादा, तो आई कैन से VD1 ग्रेटर देन VD2, यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर एट 1 देन 2। ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? ऐसे कई बार ना ऐसा कंडक्टर आपको दिया जा सकता है जिसका एरिया कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, और उसमें आपको J VD E ये सब कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेंगे ना। यस सर। Yes. हाँ, इस तरह से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। ओके, समझ में आ रही बात? ओके, चलिए Yes. अब मैं तुमसे ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मतलब एक दो ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो थोड़े से मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट आसान है, बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है? हालांकि ये पहला जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ये है बड़ा आसान, बट बड़ा टिपिकल सा है और बिल्कुल बेसिक पे बेस्ड है। और एक कंडक्टर लिख लो, और एक कंडक्टर VI graph as is shown in the diagram। ये मैंने पोटेंशियल को आई के अगेंस्ट प्लॉट किया, दिख रहा है भाई? ओके, Yes, sir. काम करते हैं, इस पॉइंट को मैं कोई नाम देता हूँ,
आई का जो यूनिट लेते हैं ना, मान लो हम लोग आई यूनिट लाइक क्वांटिफाई करते हैं, ठीक है भाई, करें क्वांटिफाई, Yes, sir. बोलो क्या रहने दो, पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ उसके बाद ठीक है। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट दिख रहा है डायग्राम। Yes, sir. Yes, sir. आपको बताना है सर हाँ सर वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है, ये छोटा सा लाइन सेगमेंट मैंने दिखाया है जो कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यस हाँ आपको बताना है which point represent greater resistance, which point represent greater resistance। Sir, same होगा। अब कौन सा पॉइंट ग्रेटर रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, which point represent to greater resistance of the conductor। बताइए Same, sir. सेम किसने कहा, शिवांग सर यश Sir, यश ने कहा, शिवांग sir. तुम क्या कह रहे हो, सक्षम, यस क्या क्या लॉजिक लगा है सेम रहने का, Sir, slope same हैं? रहेगा। Sir, slope same रहेगा। स्लोप सेम। चलो डिस्कस करते हैं, एक्चुअली मैं ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसमें अच्छे खासे लोग गलती कर जाते हैं, पता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। क्योंकि एक दिमाग में बना हुआ है लोगों के, ठीक है ना, एक गलती है जो दिमाग में बना हुआ है, उसकी वजह से ये क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, ये गलत है, ठीक है भाई, या रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है एंड वी आर गेटिंग R2 ग्रेटर देन R1, 0.2 का रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्यों है देखो, सबसे पहली बात है कि जानते हो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, अभी मैंने लिखवाया था, किसी भी पॉइंट का रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है, V बाय I, ठीक है भाई, यस सर Yes, sir. ठीक है। तो अब ये सोचिए कि किसी भी ग्राफ में y बाय x कांस्टेंट कब होगा, Y is equal to X. if it's a straight line through origin, तो स्ट्रेट लाइन है लेकिन ओरिजिन से पास करता है, ठीक है भाई, और कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता है तभी जाके y बाय x कांस्टेंट होता है, नहीं y बाय x कांस्टेंट नहीं होता उसका, समझ में आ रहा है, ओके। यस Yes, तो sir. ये जो tan थीटा है, स्लोप जो है वो रेजिस्टेंस वी आई ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस सिर्फ तभी रिप्रेजेंट करता है जब क्या हो, ओरिजिन जब से वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं तो क्या ओरिजिन से पास करेगा, नो सर No, sir. तो दिस ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट्स, दिस ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट द कांस्टेंट रेजिस्टेंस ग्राफ, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ डू नॉट रिप्रेजेंट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट रेजिस्टेंस ओनली इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इज दैट क्लियर। Yes, sir. तो वी आई ग्राफ होता है वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को तभी रिप्रेजेंट करता है जब वी आई ग्राफ ओरिजिन से पास करता है, अगर ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है इट डू नॉट रिप्रेजेंट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, इज दैट क्लियर।
Yes. ठीक है, ओके। तब हम लोग क्या करेंगे, मान लो 1 किसी कांस्टेंट रेजिस्टेंस वाले लाइन पे अगर लाई करे ऐसे, और 2 किसी पे लाई करे, ऑब्वियसली दूसरे पे लाई करे, तो बताओ वी आई ग्राफ का स्लोप किसमें ज्यादा होगा, 1 में कि 2 में? 2 में। 2 में. तो वी, हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन हो तो ग्रेटर स्लोप विल रिप्रेजेंट ग्रेटर रेजिस्टेंस, ठीक है? Yes. Yes, ऑब्वियसली sir. R2 विल बी ग्रेटर देन, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो ये एक कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि अगर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि गलत है। वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, थ्रू ओरिजिन है, अब जाके वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है भाई? क्योंकि रेजिस्टेंस सिंपली वी बाय आई से डिफाइन, कैसे डिफाइन होता है? वी बाय आई, वी बाय आर। ओके? तो स्टैंडर्ड यस। मेटालिक में हमारे पास ऐसा ही होता है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड मेटल नहीं है तो फ्लक्चुएशन हो सकता है। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हुआ, ठीक है भाई? ओके, ओके। दूसरा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछने जा रहा हूँ, देखो कंडक्टर ना अलग अलग तरह के होते हैं। 90% केस में हमारे पास ऐसे कंडक्टर आते हैं जिसका एरिया कांस्टेंट, जैसे पिछला ग्राफ, अगर हम पिछला क्वेश्चन मैंने जो लिया था, ये ध्यान दो, क्या उसमें एरिया कांस्टेंट था? नो सर। No, sir. द लास्ट क्वेश्चन। लेकिन यूजुअली जैसे मान लो एक सिलेंडर ले लेंगे जिसमें लिंक फ्लो हो रहा है करंट का, तो क्या एरिया कांस्टेंट होगा? यस। या कोई क्यूबाइड ले लें जिसमें एज के पैरेलल अगर करंट का फ्लो हो, तो क्या एरिया कांस्टेंट होगा? Yes. हाँ। तो देखो हमारे पास 99% 95% ऐसे केसेस आते हैं जिसमें एरिया कांस्टेंट होता है, लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं भी हो सकता है, और नहीं होगा तो उसमें वेरिएशन होगा, ठीक है ना? क्यों समझ में आ रही है? जो हम लोग रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टेंस का ये होता है, शायद तुम लोग जानते भी होंगे, जूनियर क्लास में ही पढ़ रखा हो, चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, मैं तुमको बेसिक से ही बताऊंगा, समझ में आ रहा है? ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम, जानते हो ना? ये सिंबल होता है यूनिट का, जानते हो ये बात? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ। और एक, अगर किसी कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला? भी कराया था ना, रो एल बाई, ठीक है भाई? ठीक है, ओके। चलो अब मैं एक मीन्स ओरिएंटेशन का क्वेश्चन, बिल्कुल मीन्स ओरिएंटेशन का क्वेश्चन करें। Yes, sir. हाँ, लिखो। यस। इन ए क्यूबाइड, in a cuboid, ratio of side lengths, ratio of lengths of the edge are 1:2:3. सर रेशियो ऑफ। ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस आर 1:2:3, ठीक है? नहीं, Yes. रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द एजेस आर क्या? 1:2:3। जैसे मान लो एक लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर, एक एज का लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे कितना है 20, तीसरे कितना है 30, लाइक दिस, ठीक है? ऑब्वियसली 4 एज तो एक ही लेंथ में होंगे ना भाई, टोटल 12 एज होते हैं जिसमें 4 तो पैरेलल होते हैं, सब पैरेलल वाले सबका लेंथ तो सेम ही होगा ना क्यूबाइड में, यस। Yes. ठीक है? ओके, Yes. ठीक है? तो बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ maximum resistance and minimum resistance between two parallel surfaces? What is the ratio of maximum resistance and minimum resistance between two parallel surfaces? अगर मैं दो parallel surfaces की बात करूं तो maximum resistance और minimum resistance का ratio क्या होगा? बताओ, what is the ratio of maximum resistance and minimum resistance between two parallel surfaces?
Sir, what's the ratio of maximum and minimum? What is the ratio of maximum resistance and minimum resistance between two parallel surfaces? 9:2. देखो, जानते हैं कि क्यूबाइड का जो वॉल्यूम होता है वो तो कांस्टेंट ही रहता है ना, तो भाई Yes. Yes, तो अगर हम कोई भी लेंथ लेंगे ना, तो उस लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा वो होगा प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा साइड लेंगे तो परपेंडिकुलर एरिया सबसे कम होगा, और सबसे छोटा साइड लेंगे जब हम लोग तो परपेंडिकुलर एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो मिनिमम रेजिस्टेंस आएगा वो तब आएगा जब लेंथ 1 के करस्पॉन्ड करेगा, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा तब जब लेंथ 3 के करस्पॉन्ड करेगा। आ रही है मेरे पास समझ में? तो अगर मैं 1 के अलोंग रेजिस्टेंस की बात करूं, 1 साइड लेंथ के अलोंग, R1 हो जाएगा हमारा रो इंटू 1 बाय एरिया हो जाएगा 6, और जब मैं 3 के अलोंग बात करूंगा तो R2 हो जाएगा रो इंटू 3/2। ठीक है, जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:9। मिनिमम और मैक्सिमम का जो रेशियो होगा 1:9। ओके, और मैक्सिमम टू मिनिमम हो जाएगा 9:1। मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा है या मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है? क्या पूछा है भाई? मैक्सिमम टू मिनिमम हो जाएगा मेरा आंसर 9:1। नहीं नहीं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गड़बड़ हो रहा है क्या? ये ठीक तो है, यही तो आ रहा है। R2/R1 आ रहा है, 9:1 ही आ रहा है ना? yes, हम्म, हाँ ठीक है, 9:1 इज करेक्ट। ठीक है भाई, सर रिपीट कर दीजिए एक बार। देखो R का फॉर्मूला क्या होता है? रोयल भाई। हाँ, तो अब तुम जानते हो कि जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट ही है ना। यस। वॉल्यूम क्या होता है? L/A। ठीक है, A क्या हो गया? V/L। नहीं, यस। ये क्या होगा? V/L। तो रेजिस्टेंस जो है वो हो गया रो बाय V L स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो? यस सर। हाँ, यानी प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस जो है क्यूबाइड हो गया, सिलेंडर हो गया, इन सभी में अगर हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें ना, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस एल स्क्वायर की प्रोपोर्शनल। हाँ, because make the volume constant then resistance is proportional to L square। ठीक है, Yes. राइट? फिर बताइए, तो फिर जैसे 1 के प्रोपोर्शनल क्या होगा? 1 स्क्वायर, 1:4:9 हो गया ना? नहीं, तो मिनिमम और यस। मैक्सिमम का रेशियो होगा 1:9 और मैक्सिमम और मिनिमम का 9:1। ठीक है, यस। जी सर। ओके, ये ध्यान दे रहा है। यानी अगर तुम इस बात को दूसरी तरह से भी कैरी ऑन कर सकते हो, पता है, अगर मैं सिलेंडर में भी ले जाता हूँ यही कॉन्सेप्ट। अगर मैं मास कांस्टेंट कर दूं 3 सिलेंडर का, ठीक है ना भाई? ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं मैं? यस सर। देखो, resistances are in shape of cylinder have same mass,
ठीक है, three resistances are in shape of cylinder have same mass. ठीक है, what is the ratio of resistance along length? What is the ratio of resistance along length? If cross-sectional radius are in the ratio of 1:2:3. बताइए, 3 सिलेंडर हैं, सभी सेम मास से बने हुए हैं, ठीक है, और उनके लेंथ के क्रॉस रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। इफ देयर क्रॉस सेक्शनल रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, बताइए, देयर क्रॉस सेक्शनल रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। सर लेंथ बराबर है। क्या दिया तुमको? मास के बारे में क्या दिया है? मास बराबर। हाँ, 3 सिलेंडर हैं, सेम मेटेरियल के हैं, सभी का मास बराबर है, ठीक है, ओके, और उनका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है उसका रेशियो 1:2:3 में है, ठीक है भाई, राइट। उनके लिंक के अक्रॉस रेजिस्टेंस का रेशियो बताना है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस देयर लेंथ? क्या मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट पे, इसलिए कि ये सब पूरे मेंस और बोर्ड के हिसाब से अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस दे रहे हैं, ठीक है, और अगर इसका क्वेश्चन करेक्ट हो तो धड़ाक से हो जाएंगे, देखते निकल जाए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ भाई, शिवांग जल्दी बताइए, मेक इट फास्ट। सक्षम? यस सर 1:1/2:1/3। वो पता नहीं मुझे, मैं देखता हूँ। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम तो सेम ही है ना? Yes, sir. नहीं है? अरे दिया हुआ ना मास सेम है तो वॉल्यूम तो सेम ही है ना। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रो वी बाई एरिया का स्क्वायर, तो रो वी बाय ए होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर r टू द पावर 4, ठीक है। तो बेसिकली आर जो है, मतलब रेजिस्टेंस जो है, क्रॉस सेक्शन रेडियस के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। समझ में आ रहा है क्या? Sir, क्यों भाई? yes, देखो, आर होता है रो एल बाई ए, yes, sir. हाँ, और एल क्या होता है? वॉल्यूम बाई एरिया होता है, Yes, sir. यानी हो गया रो वी बाई एरिया स्क्वायर। वी तो कांस्टेंट ही है, रो तो कांस्टेंट ही है। Yes, और sir. क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला सिलेंडर में पाई आर स्क्वायर नहीं होगा। क्रॉस सेक्शन रेडियस अगर आर मान लेंगे तो बोलो, बोलिए भाई। तो प्रैक्टिकली क्या हो गया, मेरा जो रेजिस्टेंस है वो हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस, राइट। तो ये द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस। क्लियर है भाई? यस। Yes. हाँ, तो बताइए आपका रेशियो क्या आ गया? 1/1 टू द पावर 4, 1/16, और क्या 1/81, यही हुआ ना भाई? Yes, sir. हाँ सर हाँ, सर आपने उसमें पाई आर स्क्वायर क्यों यूज किया? क्रॉस सेक्शन रेडियस क्या होगा भाई? अगर मान लो एक सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन का रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? सर तो 2πRH नहीं लिख? ये भगवान, क्रॉस सेक्शन एरिया कह रहा हूँ भाई। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है?
लिंक के परपेंडिकुलर काट दोगे तो जो एरिया आएगा वो तो सर्किल का एरिया ही आएगा ना। कर्व सरफेस का एरिया क्यों ले रहे हो तुम? लिंक के अलोंग जब फ्लो होगा करंट का तो हम लोग लिंक परपेंडिकुलर काटेंगे ना। नहीं आई बात सुनिए। जी सर। सक्षम क्लियर है? प्रेशर प्रेशर में हाँ मत बोलना, तुम अपने ढंग से पहले समझ लो। देखो कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे करंट का फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो, मैं ऐसे काटूंगा ना, ऐसे अगर काटूंगा तो मेरे पास एक सिलिंड्रिकल पोर्शन सामने आएगा ना भाई, सॉरी ये सर्कुलर पोर्शन, तो इसको हम लोग बोलेंगे ना क्रॉस सेक्शन एरिया। लिंक के पैरेलल फ्लो हो रहा है ना करंट का, ठीक है। मेरे पास ये आ गया 1:1/16:1/2, ठीक है। ओके। देखो ये दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट थे, खाली ज्योमेट्री में अलग अलग यूज कर ली थी, ठीक है। अरे बस में लेकिन ये ना मेंस के हिसाब से ये सब बड़े रिलेवेंट क्वेश्चन है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर लोगे। मेंस में हुआ, नीट में हुआ, सब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। आ रही है बात समझ में? यस सर। आगे बढ़े बढ़े, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि रेजिस्टेंस कैसे होता है, कैसे उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी मूव अहेड, ठीक है। ओम्स लॉ क्लियर हो गया हमको, ठीक है। अब यहाँ मेरे कुछ टर्म्स हैं जिनकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ। क्या क्या है वो टर्म्स, जरा इनकी बात कर लेते हैं। तो टर्म्स क्या क्या है देखो जरा। अच्छा ये बताओ, अगर ये रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट एम है, क्या है ये पॉइंट एम है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, करंट आई है। मुझे बताओ व्हाट इज वी एन माइनस वी एम, व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज वी एन माइनस वी एम, बताइए। पॉइंट एन के पोटेंशियल और पॉइंट एम के पोटेंशियल क्या रिलेशन? हाँ बताइए, व्हाट इज वी एन माइनस वी एम। तुम लोग को कनेक्शन में दिक्कत आ रही है क्या? वीडियो ऑफ कर दूं क्या? नो सर, कनेक्शन ठीक है। कनेक्शन क्लियर है? यस सर। अगर कनेक्शन क्लियर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ। बताओ। नो सर, क्लियर क्लियर है, चलो ठीक है। सर। वीएन होगा हैं? मतलब पॉइंट एन और पॉइंट एम के पोटेंशियल डिफरेंस की बात मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और करंट रेजिस्टेंस आर है, करंट आई है, तो बताइए क्या आंसर होगा? मतलब कौन हायर पोटेंशियल होगा, एम कब होगा कि एन होगा? ये निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? ये बात को मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं किसी रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल बढ़ता है कि घटता है भाई? सर बढ़ेगा। क्या? सर बढ़ेगा। नहीं घटेगा। क्यों? देखो बीच में जो फील्ड होती है ना वो ऐसे होती है, फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो ये पोटेंशियल यहाँ घट रहा है भाई। तो ये जो आई आर होता है ना, आप हमेशा ध्यान देंगे कि आई आर तो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। जब आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल हमेशा घटता है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है। क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेज। यहाँ पे एक्चुअली जो चार्ज एक्यूमुलेट होकर बीच में जो फील्ड जनरेट होती है वो कुछ ऐसी होती है, इस तरह से होती है। तो फील्ड के डायरेक्शन में आप जाते हैं पोटेंशियल घटता है, ये ध्यान देना भाई। मैग्नीट्यूड वाइज ठीक है, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यूजुअली लोगों को याद रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ट्रीट करते हैं। बट आपको ये ध्यान देना है कि व्हेनेवर यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो हम लोग dt टाइम की बात करें तो कितना चार्ज फ्लो किया? IDT नहीं, कितना चार्ज फ्लो किया? IDT फ्लो कर गया। ये बताओ पोटेंशियल गेन किया कि लॉस किया? जो चार्ज फ्लो किया है लेफ्ट से राइट में, उसने क्या किया? पोटेंशियल गेन किया कि लॉस किया? लॉस किया। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो का जो चेंज हुआ dt टाइम में, वो कितना हो गया भाई? माइनस आई dt
इंटू आई आर। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज किया ना भाई, समझ में आ रहा है? तो इतना पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज हुआ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है, चार्ज ने जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, कैसे डिफ्लेक्ट होगा? यही हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या है? तो अगर मैं पूछूं कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है dt टाइम में, तो आप क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर आर डी। ठीक है भाई, कितना है? तो एक रेजिस्टर में जब करंट का फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होता है। उस dt टाइम में कितना हीट प्रोड्यूस्ड हुआ? स्क्वायर आर डी। हाँ, सो व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम? तो हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ रेजिस्टर। कितना हो गया भाई? कितना हो गया? I square R. हाँ, आई स्क्वायर आर बोले, आई बी बोले, आई बी हो गया। और अगर ओमिक रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर हो गया, या वी स्क्वायर बाई आर हो गया। ठीक है, ओके। अब आप ये देखेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी है और करंट जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस्ड होगा आई बी। ठीक है भाई? और ऐसे केस में रेजिस्टेंस में आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर यूज कर सकते हैं अगर ओमिक है तो। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल डिफाइंड, नहीं तो स्टैटिक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर ऑफ रेजिस्टर? IV. आई वी। आई स्क्वायर आर बी स्क्वायर बाई। ठीक है, ओके। किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, ये सोचते हुए ना हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्या कांस्टेंट है। ठीक है, क्या कांस्टेंट है और उस हिसाब से रिजल्ट। ठीक है भाई? Yes. हाँ, जैसे होम सप्लाई में क्या कांस्टेंट होता है? Potential. हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो बताओ, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, एक 100 वाट का बल्ब है, कितने वाट का? So सो और एक 2000 वाट का एसी है। ठीक है, यस सर। बल्ब है 100 वाट का। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? 100 वाट का बल्ब और 2000 वाट का एसी, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? sir, bulb. हाँ, कारण क्या है? यहाँ पे पावर में फॉर्मूला क्या लगाओगे? वी स्क्वायर बाय आर। क्या लगाओगे? वी स्क्वायर V बाय आर। square by हाँ, तो यहाँ वी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? V. V, constant quantity is V. So power is inversely proportional to resistance. आ रही बात समझ में? यस सर। Yes, sir. What is constant here is V. V So के power is inversely proportional to resistance. ठीक है भाई? होम सप्लाई में क्या कांस्टेंट रहता है? सर हाँ, यस सर। आई एस वर्जन बताओ। यस पोटेंशियल। नेट सही नहीं चल रहा? वीडियो ऑफ कर दूं क्या? यस सर ठीक। ओके, वीडियो ऑफ कर दो, ये कह रहे हो ना? हैं? नो सर ठीक है। मैं अभी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ बताइए, ये क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं 100 वाट का बल्ब और Yes, 2000 वाट का एसी में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो क्या आंसर होगा आपका? क्या आंसर होगा? Bulb. हाँ, क्यों? सीधी बात है भाई, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर। वी दोनों में 220 वोल्ट ही लगना है। होम सप्लाई के जितने भी सॉकेट्स है ना, चाहे छोटा इंस्ट्रूमेंट हो बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे तुम चार्जर लगाओ कुछ भी लगाओ, तो तुम्हारे जो किसी भी सॉकेट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है भाई?
हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम करंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो पावर प्लग का मतलब क्या होता है? पावर प्लग का मतलब ये नहीं रहेगा ज्यादा वोल्टेज हो। पावर प्लग का मतलब क्या है? उसके वायर्स कैन विथस्टैंड ग्रेटर करंट। ठीक है, इसलिए तुम जब फ्यूज खरीदोगे ना, तो तुम देख रहे फ्यूज में मेजरिंग करंट का होता है, करंट की रेटिंग होती है। वोल्टेज की रेटिंग तो सारे फ्यूज में सेम ही होती है। यूजुअली हमारा होम सप्लाई जो होता है 220-30 वोल्ट के लिए डिजाइन होता है। ठीक है भाई, 220 वोल्ट स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो लेकिन अब फ्यूज अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग कैपेबिलिटी है। जैसे एक पूरे घर का एक फ्यूज होगा तो उसकी करंट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, फिर एसी की ज्यादा होगी, बल्ब की कम होगी, इस टाइप से फ्यूज अगर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. yes, हाँ, तो फ्यूज में एम्पियर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? एम्पियर। कितना Ampere. एम्पियर तक वो बर्दाश्त करेगा इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए जो एसी के वायर्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स, वो ज्यादा थिक होने चाहिए ताकि वो ज्यादा एम्पियर बर्दाश्त कर पाए। ठीक है भाई, राइट? yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आर जितना कम होगा उतना ही आई ज्यादा हो जाएगा ना भाई, तो उतना ज्यादा करंट बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, राइट? yes, sir. हाँ, ठीक है, आगे बढ़े बढ़े। जी. ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो ये हो गया हमारा जो पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला होता है वो V²R होता है। तो हीटर वगैरह जो यूज करते थे पहले, जो हमारे पास जितने भी यूजेस थे इलेक्ट्रिसिटी के, वो एक्चुअली हीट प्रोड्यूस पे ही थे। जैसे बल्ब था, ठीक है, नॉर्मल हीटर था। तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिसिटी यूजेस थे वो पावर डिसिपेशन पे काम करते थे। अब तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स घुस गया है, तो बहुत सारी चीजें आ गई है जिनका अलग अलग तरीके से काम होता है। ठीक है ना भाई, इज इट क्लियर? इनिशियल राउंड में जो हमारा थर्मल यूज था इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रिसिटी का मेनली थर्मल ही ज्यादा था। ठीक है, अब काफी हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो उनके कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिनकी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। ठीक है, आ रही बात समझ में? उस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं। ठीक है, तो अब हम तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल? yes, sir. Yes. ओके, अब हमारे पास जानते हो जो सर्किट का एनालिसिस है उसमें दो लॉ हैं जो हमारे लिए क्रिटिकल है, जंक्शन लॉ और क्या, लूप लॉ। ठीक है, जंक्शन लॉ क्या है कि जैसे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई जंक्शन है, तो जंक्शन में जितना करंट आता है उतना ही जाता है। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। लिख लो, किरचॉफ्स लॉ। ये मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जंक्शन, जंक्शन का मतलब तुम समझते हो? जंक्शन का मतलब क्या होता है भाई? जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन जैसे तुमने लिखा होगा रेलवे में बहुत सारे स्टेशन पे जंक्शन लिखा रहता है, देखा है तुमने? yes, sir. मतलब क्या होता है जंक्शन में? सर बहुत सारी लाइंस मीट करती हैं। है? सर बहुत सारी लाइंस मीट करती हैं एक जगह पे। हाँ, मतलब लाइंस का इंटरसेक्शन होना चाहिए। जंक्शन मीन इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है भाई, खाली एक लाइन आया चला गया तो वो इंटरसेक्शन नहीं है। एक लाइन आया कोई और लाइन आया तब जाके इंटरसेक्शन। ठीक है, जब मतलब किसी भी ऐसा रास्ता जहां से दो रास्ते निकलते हो, नहीं, कोई ऐसा पॉइंट जहां से दो रास्ते निकलते हो, मतलब एक तरफ से एक रास्ता आ रहा हो और दूसरी तरफ दो रास्ते निकलते हो, यानी तीन रास्ता हो तब। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। बेसिक फंडा क्या है कि मान लो कोई जंक्शन है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो वहां पर क्या चार्ज एक्यूमुलेट होगा? स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी चार्ज एक्यूमुलेट होता है क्या? बताओ, स्टेडी स्टेट में किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी पार्ट में क्या चार्ज एक्यूमुलेट होता है? No. नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ?
का मतलब हुआ सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू outgoing. ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से फॉलो करता है, जिससे फॉलो करता है Conservation of charge. Conservation of charge. हाँ लिख लो। किरचॉफ में दो लॉ होते हैं, पहला लॉ है जंक्शन लॉ, लिखो। देखो ठीक है, देखो एट अ जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। जैसे यहां अगर हम लोग देखें तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स हो गया। एट ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, एट ए जंक्शन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। या जैसे सम ऑफ इनकमिंग करंट देखें तो I1 I2 हो गया, तो I1 प्लस I2 सम ऑफ इनकमिंग करंट हो गया, और आउटगोइंग क्या हो गया I3 I4 I5। हम लोग क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 इक्वल टू व्हाट I3 प्लस I4 प्लस I5। इज दैट क्लियर? Yes. हाँ, at the junction in the electrical circuit sum of incoming current is equal to sum of outgoing current। ठीक है, ओके। या यू कैन ऑल्सो से कि अल्जेब्रिक सम जीरो होगा अगर इनकमिंग को पॉजिटिव मान ले और आउटगोइंग को नेगेटिव मान ले, तो क्या होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 जीरो। ठीक है भाई, ठीक है। उसके नीचे लिख लो दिस फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज नो चार्ज इज एक्युमुलेटेड एट जंक्शन। This follows from conservation of charge as no charge is accumulated at junction। क्या लिखे? This follows from conservation of charge as no charge is accumulated at the junction। This follows from conservation of charge as no charge is accumulated at the junction। Is that clear? Yes. This follows from conservation of charge as no charge is accumulated at the junction। यानी जंक्शन में कोई चार्ज एक्युमुलेट नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। यानी I1 प्लस I2 का जो सम है वो I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर है। ठीक है भाई, आने वाले का सम और Yes, जाने sir. वाले का सम बराबर। क्लियर है? Yes, sir. सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग। ठीक है, सो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5, राइट? Yes, sir. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। Junction law. और फॉलो बेसिक रीजन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेसिक रीजन क्या है? Conservation. ठीक है भाई, क्लियर है? आने वाले चार्ज जैसे dt टाइम में कितना है I1 आया I2 dt आए, जाने वाले कितने गए I3 dt I4 dt I5 dt, बराबर कर दो। ठीक है, क्लियर है? तो जो आया वही गया, जमा नहीं हुआ कहीं। ठीक है भाई, ओके। Yes, sir. दूसरा है हमारे पास, दूसरा लॉ है, मतलब दो लॉ है, दोनों बेसिकली बेसिक से ही फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, बेसिक से ही फॉलो करने का मतलब क्या है कि जैसे जंक्शन लॉ बेसिकली फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, उसी तरह से एनर्जी कंजर्वेशन से फॉलो करता है दूसरा लॉ, जिसको हम लोग लूप लॉ बोलते हैं। वी आर मूविंग टू लूप लॉ। या किरचॉफ लॉ में दो लॉ होते हैं, एक तो ये होगा, दूसरा होता है लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। लूप लॉ को ही वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, देख लो ये क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस नेट पोटेंशियल मतलब सम ऑफ नेट, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस
sum of potential difference across across all elements of an electrical circuit. Sum of potential difference across all elements of a loop. Sum of potential difference across all elements of a loop in electrical circuit is 0. Sum of potential difference across all elements of a loop of electrical circuit is 0. लिख लिया है? Yes, sir. ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास कोई सर्किट है तो बहुत सारे लूप हो सकते हैं। किसी भी लूप की अगर हम लोग बात करें, जब एक पॉइंट से घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो लूप का क्लोज होना हो जाएगा। तो उस क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होगा। ठीक है, यानी फॉर एनी लूप अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिखूंगा सिग्मा vi इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, मान लो कोई चार्ज किसी भी रास्ते से घूम के वहां पे आ जाए तो जितने भी एलिमेंट से गुजरेगा, ठीक है, सभी में वर्क क्या होगा? बेसिकली हर एक एलिमेंट में जो भी वर्क होगा उन सारे वर्क का सम 0 होगा। ठीक है, अगर मैं एक एलिमेंट में घूम करके उसी पॉइंट पे वापस आ जाऊं तो बीच में उस चार्ज के थ्रू जितना भी सम होगा वो क्या होगा? सिग्मा डी डब्ल्यू आई 0। तो मान लो डीक्यू चार्ज की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिग्मा डीक्यू वी आई 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीक्यू तो बाहर आ गया, डीक्यू कॉमन है, तो सिग्मा वी आई क्या हो गया? 0। समझ आ रहा है? तो इट फॉलोज फ्रॉम, बेसिकली लूप लॉ जो है वो फॉलो करता है फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। आ रही बात समझ में? लूप Yes. लॉ फॉलोज फ्रॉम एनर्जी क्या? Conservation. हाँ, लेकिन अब यहाँ पे याद है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो तरीके से सोच सकते हैं। देखो, अगर तुम बढ़ने को पॉजिटिव लेते हो और घटने को नेगेटिव तो ऐसे भी चल सकते हो, या अगर ड्रॉप को पॉजिटिव ले रहे हो तो बढ़ने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ऐसे भी चल सकते हो। ठीक है, तो किसी भी लूप में आप जब घूम करके वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ऐसे मान लो एक बैटरी है, ऐसे एक रेजिस्टेंस है, बैटरी है, कैपेसिटर है, वापस आ, ठीक है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, मतलब ये किसी सर्किट के पार्ट ही है सब। ठीक है भाई, ओके। ये मान लो E1 है, ये E2 है, यहाँ करंट मान लेते हैं I1 है, यहाँ मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं ये चार्ज -Q है, ये +Q है, कैपेसिटेंस C है। इस लूप में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मान लो ये पॉइंट P से स्टार्ट करता हूँ तो यूं जा रहा हूँ, मान लो क्लॉकवाइज रेंज में चलता हूँ। पहले कौन आया? सबसे पहला एलिमेंट कौन मिला मुझे? कौन मिला? मान लो मैं इस लूप में ऐसे घूम करके वो यहाँ से यहाँ वापस आ गया, सबसे पहले मुझे कौन मिला? बताओ, बताइए भाई, सबसे पहले क्या मिला मुझे? Sir, even बैटरी मिला। तो battery. बैटरी के अंदर हम लोग किधर से जा रहे हैं? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव? Negative से positive. इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? Sir, निगेटिव टर्मिनल जो होता है लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करता है? हायर पोटेंशियल। तो मैं लिखूंगा higher प्लस, तो प्लस E1, तो पोटेंशियल बढ़ा ना? Yes, sir. हाँ, यहाँ मान लो रेजिस्टेंस R1 है। अब बताओ, हम यहाँ ये तो हो गया रेजिस्टेंस के बारे में, तो कोई पोटेंशियल होता नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं हुआ। Yes. बताओ यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या लिखेंगे?
R1 में हम लोग किधर जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में कि करंट का अपोजिट? अपोजिट। अरे भाई करंट का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ, जरा ध्यान से देखो ना, ये है ना करंट का डायरेक्शन। मैं तो ऐसे आऊंगा यस ना सर, लूप यस कंप्लीट करने के लिए, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अपोजिट जा रहा हूँ। Same direction. सर, डायरेक्शन। हाँ, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? अभी तो बताया था, जब आप रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, क्या करता है? Please. डिक्रीज। हाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -I1R1 की +I1I1? भाई मेरे, जब आप रेजिस्टेंस में करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है ना, अभी तो बताया था Vn में माइनस आया था ना। Yes, sir. तो अब करंट के डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल तो डिक्रीज करेगा ना भाई। Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पहुंच गए, देखो कहाँ पहुंच चुके हैं, मैं जहां जहां पहुंचता जा रहा हूँ वहां बना था, यहाँ आ गया ना मैं। Yes, sir. यस। मुझे कहाँ जाना है, वापस नीचे पहुंच रहे हैं ना, तो इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा कि राइट Left. जाऊंगा? लेफ्ट जाऊंगा, बिल्कुल। अब फिर एक रेजिस्टेंस आ गया, ये मान लो R2 है, इसमें क्या लिखोगे अब इसको क्रॉस सर, कर, इसमें इंक्रीज करेगा। हाँ प्लस I2, क्योंकि देखो यहाँ करंट के ऑपोजिट हम जा रहे हैं, करंट यूं जा रहा है इसमें, I2 हम ऐसे जा रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस I1 सर, प्लस I2 R2। ठीक है, अब बताओ उसके बाद कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पहुंच गए, अब किसको क्रॉस करना है मुझे? बैटरी। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव कि नेगेटिव से पॉजिटिव, ध्यान देना फिर यहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव। प्लस लिखेंगे कि माइनस? माइनस E1। हाँ ना, Yes. बहुत बढ़िया। देखो फिजिक्स में बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस बेसिक बात एक बार समझ लेना है आपको। ठीक है भाई, तुम जानते हो ये जो तुम काम कर रहे हो ना, 90% सर्किट बस यही है। अब इसके बाद आ गया कैपेसिटर, बताओ कैपेसिटर में हम लोग किधर से किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव? कैपेसिटर को भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, तो ये बताओ कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो घटता है पोटेंशियल, पता है फील्ड कैसे होता है ना, प्लस है ये माइनस है, तो फील्ड तो यूं होगा ना, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो फील्ड के अपोजिट पाएंगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में गए ना ऐसे, फील्ड के अपोजिट गए ना, फील्ड तो यूं होगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव। Yes, sir. यस सर। यहाँ प्लस Q/C हो जाएगा, Q/C फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes. आगे जी यहाँ आ गए, यहाँ से अब किधर जाएंगे, हमको वापस उसी पॉइंट पे जाना है ना, यहाँ से चले थे, लूप कंप्लीट करना है ना, क्या करेंगे, लेफ्ट जाएंगे कि राइट जाएंगे, Sir. किधर जाएंगे? राइट। हाँ, अब बीच में और तो कोई एलिमेंट नहीं आया, वापस यहाँ आ गए ना, तो ये यस। सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम कर लिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये सारा सम किसके बराबर जीरो। होगा भाई, जीरो, तो जीरो। ठीक है, ये हो गया लूप लॉ, समझ में आया? जी सर। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सर्किट इज व्हाट, जीरो। ये हो गया लूप। जीरो। ठीक है भाई, तो ये देखो यही मेन यस लॉ सर। है जो हमारे पूरी सर्किट एनालिसिस, जैसे अगर तुम लॉज ऑफ मोशन में फंडामेंटली देखो, एक ही क्वेश्चन जो पूरे लॉज ऑफ मोशन को गाइड करते हैं वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, फोर्स इक्वल टू, मास यही होता है ना। यस सर। Sir. हाँ, उसी तरह से ये जो बेसिक दो लॉ है, ये पूरे सोचो पूरी सर्किट एनालिसिस को गाइड करेंगे, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे बैटरी हो, कोई भी। ठीक है, चाहे वो इंडक्टर हो, सारी सर्किट एनालिसिस के जड़ में हमेशा यही रहेगा। तुम आज करो, आज से 10 साल बाद भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी काम करोगे ना, तो यही सर्किट लॉ हमेशा तुम्हारे काम है। ठीक है भाई, तो यही बेसिक है सर्किट लॉ, राइट? जी सर। ओके, इसी को हम लोग लूप लॉ या वोल्टेज लॉ बोलते हैं। जब आप घूम के डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, तो बीच में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उन सबका सम जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दैट इज कॉल्ड बेसिक सर्किटल लॉ। दो ही लॉ है हमारे पास, जंक्शन लॉ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से फॉलो करता है, दूसरा क्या है, लूप लॉ। ठीक है, ओके, तो देयर आर टू यस बेसिक सर। लॉज। ठीक है, लूप लॉ और जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ फॉलोज जंक्शन फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लूप लॉ फॉलोज फ्रॉम व्हाट, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ। ठीक है, ये दो बेसिक लॉज। ठीक है,
Okay.